नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके सामने वायुमंडल का संगठन व संरचना के ऊपर वायुमंडल का संगठन व संरचना के ऊपर आज आगे है वो चर्चा करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं क्लास के अंदर, और जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। हम बात करेंगे सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो समाप्त हो चुकी हैं और प्रैक्टिकल हैं वो चल रहे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल है वो डिग्री कॉलेज के चल रहे हैं, और हम 4 ईयर की अगर बात करेंगे तो वो डिग्री कॉलेज के बाद में क्या है स्टार्ट होंगे। और अन्य जानकारी के लिए आप क्या है इस चैनल से जुड़े, आपको इस चैनल के ऊपर क्या है अनेक प्रकार की जो जानकारियाँ वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में क्या है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर क्या है उनकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। बीए डिग्री कॉलेज की अगर मैं बात करूँगा या बीए बीएड 4 ईयर की अगर मैं बात करूँगा तो उसके अंदर मैं आज सेकंड सेमेस्टर के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। यानी अगर सेकंड सेमेस्टर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मैं कहना चाहूँगा कि बीए फर्स्ट ईयर की जो सेकंड बुक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी जो पेपर अभी लगे थे उसके अंदर आपके फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट थी, और अब आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड। ठीक है, तो उसका ही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक के ऊपर हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा भी कर ली थी कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल कहते किसे हैं। ठीक है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं कि वायुमंडल वायु प्लस मंडल, मंडल का अर्थ होता है घेरा, यानी उस घेरे के अंदर अनेक प्रकार की गैसों का पाया जाना। ठीक है, अनेक प्रकार की गैसें हैं वो क्या होती है वायुमंडल के अंदर मौजूद होती हैं। उन वायुमंडल के अंदर ही क्या है अनेक गैसों का क्या होता है घेरा होता है, उसी को क्या कहा जाता है वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल अगर आप देखोगे तो पृथ्वी की जिस प्रकार की आकृति है, जैसे कि पृथ्वी की जिस प्रकार की आकृति है उसी प्रकार से क्या है वायुमंडल है वो क्या है फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो वायुमंडल का संगठन और संरचना, इसके बारे में हम आगे आज चलते हैं। तो अनेक प्रकार की जो गैसें हैं मैंने आपको बताई कि अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो क्या है वायुमंडल के अंदर मौजूद है। तो पहली जो गैस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा 78% के करीब है वो क्या है वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है नाइट्रोजन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या बता रहा है कि यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है। सर्वप्रमुख का मतलब सबसे ज्यादा जो मिलने वाली गैस है वो कौन सी आपकी यहाँ पर नाइट्रोजन है, जो कि कितने प्रतिशत वायुमंडल के अंदर 78% के लगभग क्या है ये गैस है वो क्या है वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। तो इस लाइन का अर्थ क्या है कि यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है, यानी एक नंबर के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद में लेग्यूमिनस पौधे, ये देखो एक पौधे का नाम है जिसका नाम है लेग्यूमिनस। क्या नाम है लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, एक पौधा है जो कि क्या करता है नाइट्रोजन जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करता है। उस पौधे का नाम क्या है लेग्यूमिनस पौधा है, जो कि क्या करता है वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन से संबंधित जो पोषक तत्व हैं उनकी क्या करता है पूर्ति करता है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे तो 2 नंबर पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन। 2 नंबर पे आती है हमारी ऑक्सीजन गैस O2। ऑक्सीजन गैस है उसके बारे में आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस है वो किस काम में आती है,
और कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर लगभग 21% भाग के ऊपर क्या है, 21% भाग नहीं, 21% क्या है, ये पाई जाती है। अगर प्रतिशत के अंदर बात करेंगे तो 100% में से 78% वो नाइट्रोजन पाई जाती है, 100% में से 21% वो कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। लगभग 21% क्या है, कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अब देखो इसके बारे में क्या बताया गया है, आपको वैसे पता भी है कि यह मनुष्यों व जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। प्राणदायिनी यानी जब भी मनुष्य श्वास लेता है तो श्वास के साथ में कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन, और जब भी श्वास छोड़ता है तो कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो बाहर आती है। तो प्राणदायिनी यानी जंतुओं के लिए भी है और मनुष्य के लिए भी क्या है, ये गैस प्राणदायिनी है। ठीक है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन है, पौधे हैं, वो भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से आप बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, पौधे हैं वो अपना भोजन है वो किससे बनाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताएं, इसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट बताओ फटाफट कि पौधे हैं वो अपना भोजन है वो कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी के ऊपर आती हैं तो जो प्रकाश की किरणें हैं उनका जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, और उससे सूर्य के प्रकाश से क्या करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, किसे, ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, इसके बाद में 3 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आर्गन गैस है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक अकीरीय गैस है। ये क्या है, अकीरीय गैस है, सक्रिय नहीं है, क्या है, अकीरीय। ठीक है, इसके बाद इसके अतिरिक्त वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें, तो देखो हीलियम, हीलियम के बाद में अगर हम बात करेंगे तो नियोन, नियोन के बाद में अगर बात करेंगे तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद में अगर हम बात करेंगे तो जेनॉन, जैसी अकीरीय गैसें भी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अल्प का मतलब है कम मात्रा, अल्प का मतलब है कम, यानी अगर आपको वायुमंडल के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर कोई अगर गैस मिलने वाली है तो वो कौन सी गैसें हैं, तो हीलियम गैस है, इसके बाद में नियोन गैस है, इसके बाद में क्रिप्टॉन है, इसके बाद में जेनॉन है। ठीक है, अगर आपको वायुमंडल में अगर पूछ लिया जाए कि वायुमंडल के अंदर अल्प मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी है, तो आपको उसका जवाब क्या देना है, हीलियम हो गई, हीलियम के बाद में नियोन हो गई, नियोन के बाद में क्रिप्टॉन हो गई, इसके बाद में जेनॉन हो गई। ये क्या है, सभी अकीरीय गैस है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अकीरीय गैसों की श्रेणी में शामिल कौन सी गैसें हैं, तो आपको हीलियम बता देना है, नियोन बता देना है, क्रिप्टॉन बता देना है, जेनोन बता दें। इसके बाद में आर्गन भी क्या इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे आगे की जो गैस है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसके बारे में अगर जानते हैं तो ये है एक भारी गैस है। यह क्या है, एक भारी गैस है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो सबसे भारी गैस के बारे में अगर हम जानेंगे तो सबसे भारी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर हम बात करेंगे तो CO2, CO2 गैस। ठीक है, सौर विकिरण, देखो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सौर विकिरण के लिए यह प्रागम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अप्रागम्य है। यानी अगर हम बात करेंगे कि सौर विकिरण के लिए यह प्राग, यानी सौर विकिरण है वो इसके अंदर से क्या होती है, सौर विकिरण है वो इसके अंदर से क्या है, गुजर सकती है। ठीक है, प्रागम्य गुजर सकती है, पार्थिव विकिरण के लिए अप्रागम्य नहीं गुजर सकती। ठीक है, इस प्रकार वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, पैदा होता है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है
वो क्या है, पैदा हो जाता है। इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो हमारे धरातल का जो तापमान है, वायुमंडल के अंदर जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी वायुमंडल के अंदर जो तापमान, धरातल के ऊपर जो तापमान होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, तापमान के अंदर वृद्धि हो जाएगी। अब देखो आगे बताया गया कि पेरिस समझौता 2015 के अंदर क्या हुआ था, ये पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता है, उसके द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के संबंध में वैश्विक सहमति बनी थी। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी मात्रा को कम करने के लिए क्या है, एक समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 2015 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 2015 के अंदर हुआ था। कौन सा समझौता था, तो पेरिस समझौता था। उसके अंदर क्या है, इस गैस की मात्रा को कम से कम करने का क्या है, एक समझौता हुआ था, एक वैश्विक सहमति बनी थी। इसके बाद में 3 नंबर पर है ओजोन गैस O3। ठीक है, इसमें देखते हैं, यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छनि की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम एक बार फिर से देखते हैं। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद में फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। तो वायुमंडल का संगठन व संरचना के बारे में हम पढ़ रहे थे, और वायुमंडल की जो परिभाषा है उसके बारे में हमने जान लिया था कि वायुमंडल यानी वायु प्लस मंडल। मंडल का अर्थ होता है घेरा, और इस घेरे के अंदर हर एक प्रकार की गैसें क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल की अगर हम आकृति के बारे में अगर जानेंगे तो आकृति आप इसकी किस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ही पृथ्वी की क्या होती है, आकृति होती है, उसी प्रकार से वायुमंडल का क्या होता है, इसमें घेरा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वायुमंडल के अंदर मैंने बताया कि अनेक प्रकार की क्या है, गैसें मौजूद हैं। उसमें नाइट्रोजन 1 नंबर पे आती है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो 78% क्या है, नाइट्रोजन क्या है, इस वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है। यानी 1 नंबर पे आने वाली गैस कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन है 78%। एक पौधा है जिसका नाम है लेग्यूमिनस पौधा। ये लेग्यूमिनस पौधा क्या करता है कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए क्या होता है, उपयोग में आता है। यानी लेग्यूमिनस पौधा है वो क्या करता है, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। लगभग यह मनुष्य व जंतु के लिए प्राणदायिनी गैस है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन के बारे में आप सभी को पता है, O2 गैस। ऑर्गन या आर्गन, यह एक अकीरिय गैस है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको वायुमंडल में अगर जो अकीरिय गैस देखनी है तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो हीलियम हो गई, नियोन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जेनॉन हो गई, जैसी अकीरिय गैसें भी कम मात्रा में, अल्प मात्रा में क्या है, आपको इस वायुमंडल के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक भारी गैस है। ठीक है, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भारी गैस के अंतर्गत कौन सी गैस आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, CO2। सौर विकिरण के लिए यह क्या है, प्रागम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अप्रागम्य है। इस प्रकार वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। अगर इसकी बढ़ती मात्रा से क्या होता है, तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी के लिए कौन सी गैस सहायक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, सहायक है। एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम है पेरिस समझौता 2015। इसके द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के संबंध में क्या हुआ था, वैश्विक सहमति बनी थी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी मात्रा कम करने के लिए क्या है, इसकी मात्रा कम करने के लिए एक वैश्विक सहमति बनी थी। किसके बीच में बनी थी, कौन सा समझौता था, कब ये समझौता है,
वो हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे तो पेरिस समझौता था 2015 के अंदर हुआ था, जिससे कि इसकी मात्रा के अंदर कमी किए जाने के संबंध पर क्या है, वैश्विक ये समझौता था। इसके बाद में ओजोन गैस है, तो ओजोन गैस O3, यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, यानी बहुत ही कम मात्रा के अंदर ये, अल्प मात्रा के अंदर ये पाई जाती है, परंतु वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है, कौन, ओजोन गैस, ठीक है। यह एक छनि की भांति क्या करता है, कार्य करता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओजोन जो गैस है O3, ओजोन, इसके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक और चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही, और अगली क्लास के अंदर हम ओजोन O3 जो गैस है इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है, और अपनी जो समस्या है, अपने, अगर मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।